Assalamu alaikum students, my name is Riddha and I'm your teacher for General Science class 5. Okay, हमारा यूनिट नंबर 1 जो है उसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो हमें ये बताना चाहिए। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है चीज़ों को डिवाइड करना, चीज़ों को डिवाइड कर देना। हमारे पास 2 टाइप्स की थिंग्स होती हैं, हम बचपन से पढ़ते आए हैं। नंबर 1 इज़ लिविंग थिंग एंड द नंबर 2 इज़ नॉन लिविंग थिंग्स। हम लोग इस चैप्टर में क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे ऑफ लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स का मतलब होता है वो तमाम चीज़ें जो सांस लेती हैं, जो चल फिर सकती हैं, जो ग्रोथ करती हैं, जो डेवलपमेंट करती हैं, जो रिप्रोड्यूस करती हैं। तो हमारे पास क्लासिफिकेशन इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे लिविंग थिंग्स की। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है चीज़ों को डिवाइड करना। किस बेस के ऊपर? उनकी सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस की बेस के ऊपर। जैसे कि हमने डिफरेंट एनिमल्स को नाम दिए हुए हैं। हम कैट को कैट और डॉग को डॉग कहते हैं। हम दोनों एनिमल्स के नाम स्पेसिफाई कर चुके हैं बिकॉज स्टार्टिंग में जब ह्यूमन बींग्स जो थे वो जब ह्यूमन बींग्स पैदा हुए तो उन्होंने चीज़ों पे गौर व फिक्र किया। इंसान को शुरू से ही गौर व फिक्र की आदत थी। उसने पहले क्लासिफाई किया कि हमारी तरह की और भी चीज़ें हैं जो डेवलपमेंट करती हैं, जो ग्रोथ करती हैं, जो कि अपने यंग वंस को प्रोड्यूस करती हैं। फिर उसने देखा कि वो हमसे थोड़े से डिफरेंट हैं। हमारे से थोड़े से डिफरेंट कैसे हैं कि जो हमारे पास एनिमल्स हैं वो अपना खाना खुद नहीं बनाते। इंसान में उनसे ज़्यादा अक्ल होती है, इंसान उनसे ज़्यादा अच्छे काम कर सकता है। तो हम लोग अक्ल की वजह से जानवरों से जो है वो डिफरेंस रखते हैं। तो उस डिफरेंस की वजह से 2 कैटेगरीज बना दी, एक एनिमल्स और एक ह्यूमन बींग्स या इंसान बना दिए। लेकिन उसके अलावा हमने देखा कि जानदार सिर्फ हम नहीं हैं, जानदार तो प्लांट्स भी होते हैं। बिकॉज वक्त के साथ साथ इंसान ने देखा कि प्लांट भी एक छोटा होता है और आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता है। जानवर भी ऐसे करते हैं और ह्यूमन बींग भी ऐसे करते हैं। तो इसलिए फिर प्लांट्स को भी इस कैटेगरी में लाए। और फिर हमें ये भी पता है कि प्लांट्स अपना खाना खुद बना लेते हैं सनलाइट और वाटर लेके। हम आगे डिस्कस भी करेंगे। तो हमारा टॉपिक था उसकी जो वर्डिंग थी हमने वो समझ ली कि हम क्लासीफाई कर रहे हैं चीज़ों को, हम चीज़ों को डिवाइड कर रहे हैं बेसिस के ऊपर कि वो कितना डिफरेंस है और सिमिलैरिटीज़ की बेस पे कि तमाम इंसान बेशक उनकी शक्लें डिफरेंट हैं पर वो एक ही कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं। तमाम डॉग्स एक कैटेगरी में है बिकॉज आपने देखा होगा कि डॉग की कोई एक स्पीशी नहीं है, हज़ारों करोड़ों स्पीशीज़ हैं। तो वो तमाम स्पीशीज़ को हमने एक कैटेगरी में रख दिया, डॉग। इसी तरह कुछ ऐसे जानवर भी होते हैं जो हमें नज़र नहीं आते, फिर हमने उनकी एक अलग कैटेगरी बनाई। फिर कुछ जानवर थे उनका खाने का तरीका और था, उनकी और कैटेगरी बनाई। कुछ हमारे लिए नुकसानदायक हैं तो उनकी और कैटेगरी बनाई। मतलब कि ऐसे जानवरों की भी कैटेगरीज़ हैं जो कि हमें नज़र भी नहीं आते। और इस सब को करने का जो हमारे पास बेनिफिट था, उसका पर्पस और उसकी इंपॉर्टेंस ये थी कि अगर मैं एक बच्चे से कहती हूँ कि वो 3 सब्जेक्ट जो हैं वो एक दिन में याद कर ले एक चैप्टर, उसके लिए मुश्किल होगा। लेकिन अगर मैं कहती हूँ अगर मैं कहती हूँ कि आप एक ही सब्जेक्ट के 3 चैप्टर याद करें तो बच्चा जल्दी याद कर लेता है। और ज़्यादा सारी इन्फॉर्मेशन एक ही बंदा याद नहीं कर सकता, एक ही बंदा उस पर गौर व फिक्र नहीं कर सकता। हर बंदा अपने सब्जेक्ट का मास्टर होता है। अगर मैं जनरल साइंस की मास्टर हूँ तो मे बी आई एम नॉट अ मास्टर इन उर्दू। हमने इन सब चीज़ों को देखते हुए कैटेगराइज किया, क्लासिफाई किया चीज़ों को, ताकि जो जानवरों में इंटरेस्ट रखता है वो जानवरों का नॉलेज ले और वो ज़्यादा अच्छा पढ़ सकेगा। अगर मैं उसे कहती जी ह्यूमंस और जानवर इकट्ठे पढ़ो तो मुश्किल हो जाती। जैसे आपने देखा होगा कि वेटनरी डॉक्टर होता है जानवरों का और इंसानों का डॉक्टर और होता है। तो इस सब का मकसद क्या था? हमारे लिए आसानी। हमने उनको नाम रखे, वो भी हमारे लिए आसानी। साइंटिस्ट ने डिफरेंट नाम्स रख दिए, कैटेगरीज रख दी। उनकी जो है वो हमने जो क्लासिफिकेशन की है वो 5 तरह की है। और उस क्लासिफिकेशन को हम बोलते हैं किंगडम्स हैं। किस चीज़ की किंगडम्स हैं? लिविंग थिंग्स की 5 किंगडम्स हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो नंबर 1 पे किंगडम आती है वो आती है मोनरा। आपने कभी ये नाम नहीं सुना होगा बिकॉज हमें ये नज़र नहीं आता, कभी हमने देखी नहीं मोनरा किंगडम। बिकॉज हम देखते हैं कैट्स को देख लेते हैं, डॉग्स को देखते हैं, ह्यूमंस को देखते हैं, बर्ड्स को देखते हैं, फिशेस, हम लोग टर्टल देखते हैं, मतलब तमाम चीज़ों को देखते हैं पर हमने मोनरा कभी नहीं सुना। बिकॉज हम देखेंगे तो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे ना, हमने कभी देखी ही नहीं मोनरा किंगडम, तो इसलिए फिर हमने कभी डिस्कस भी नहीं किया। लेकिन चूँकि 5 किंगडम्स हैं और हमें इनका पता होना चाहिए तो हम सबसे पहले वो किंगडम पढ़ेंगे जो सबसे छोटी है, जो हमें नज़र ही नहीं आती है। आपको पता है कि आपने कभी कभी नाम सुना होगा, बैक्टीरिया हैं, जर्म्स हैं, वायरसेस हैं। वायरस के बारे में तो हम बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं और समझ रहे हैं और हमें पता चल रहा है, लेकिन वो नज़र नहीं आता। तो समहाउ थोड़ा बहुत आपको अब फेमिलियर होने लग गए हैं आप। जो मोनरा किंगडम होती है ना उसमें बैक्टीरिया होते हैं।
और बैक्टीरिया आप सबको पता है कि जर्म्स होते हैं जो हमारे लिए नुकसानदा होते हैं। इनकी भी आगे से बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स हैं जो हम जैसे जैसे नेक्स्ट क्लासेस में जाएंगे, आप जैसे जैसे नेक्स्ट क्लासेस में जाएंगे हम उसके बारे में स्टडी करते जाएंगे। तो जो मॉन्ड्रा होती है उसमें बैक्टीरिया होते हैं। यूनिसेलुलर, यूनी का मतलब होता है वन। कभी भी किसी चीज़ के साथ यूनी लग जाएगा इट मीन्स कि हम एक चीज़ की बात कर रहे हैं। किस चीज़ की? एक चीज़ की। यूनी का मतलब होता है वन, सेलुलर का मतलब होता है सेल, सेल से मिलके बना हुआ, एक सेल से मिलके बना हुआ। हमारी बॉडी में जितनी जो भी ऑर्गन्स बने हुए हैं, हमारी स्किन है, हमारे टिश्यूज़ हैं, हम जो भी हमारी बॉडी में ऑर्गन्स बने हुए हैं, वो तमाम चीज़ें एक छोटी चीज़ से मिलके बनते हैं और उस सबसे छोटी चीज़ को हम कहते हैं सेल, उसको बोलते हैं हम सेल। ये सिर्फ लिविंग थिंग्स की बात कर रही हूँ, नॉन लिविंग थिंग्स में इसका कुछ और नाम होता है। तो हमारे बॉडी जिन सेल से मिलके बनी हुई है, जो मॉन्ड्रा होते हैं वो एक सेल से मिलके बनते हैं और एक सेल इतना छोटा होता है कि अगर मैं एक डॉट लगाऊंगी तो इसमें हज़ारों करोड़ों सेल्स हैं। इसका मतलब ये कि मॉन्ड्रा वाकई ही इतने छोटे हैं कि वो हमें नज़र नहीं आ सकते। अब इस डॉट के मैं हज़ारों करोड़ों पीसेस नहीं कर सकती और अगर कर भी दूंगी 10 भी पीस करूंगी तो शायद ही मुझे नज़र आना बंद हो जाएगा। तो मॉन्ड्रा में यूनिसेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर का मतलब हो गया एक सेल से बने हुए, और सेल होता है हमारी बॉडी का सबसे छोटा पार्टिकल, सबसे छोटा पार्ट जो हमें नज़र नहीं आता। डिफरेंट सेल्स कंबाइन होते हैं तो टिश्यूज़ बनाते हैं, टिश्यूज़ कंबाइन होते हैं तो हमारे पास ऑर्गन्स बन जाते हैं। ओके, तो हमारे पास नेक्स्ट उसका पॉइंट था दे हैव नो न्यूक्लियस। जैसे हमारी बॉडी में हमारा दिमाग है और वो हमारी हेल्प करता है कि हमें क्या करना है, हमें कैसे करना है, हमारे लिए क्या बेनिफिशियल है, क्या हमारे लिए हार्मफुल है। इसी तरह हर चीज़ में न्यूक्लियस होता है, हर सेल का अपना न्यूक्लियस होता है, चाहे वो एनिमल्स में हो, चाहे वो प्लांट्स में हो, चाहे वो ह्यूमंस में हो। लेकिन मॉन्ड्रा में जो मौजूद सेल हैं उनके पास न्यूक्लियस नहीं होता, यानी कि इनको कोई अक्ल समझ बूझ नहीं होती हमारे सेल्स की तरह। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज दे आर फाउंड एवरीवेयर। अब आप घर से बाहर निकलेंगे तो आपकी मम्मा कहेंगी चीज़ों को टच ना करो, जरासीम होंगे, हाथ धो लो जरासीम होंगे, बाहर का फूड ना खाओ जरासीम होंगे। इवन आप अपने घर से बाहर तो क्या, आप नॉर्दर्न एरिया से चले जाएं, आप किसी ग्लेशियर यानी कि बर्फ़ के पहाड़ पर चले जाएं, आप किसी मिट्टी के पहाड़ पर चले जाएं, आप किसी समुंदर में चले जाएं, आप किसी लेक में चले जाएं, आपकी मम्मा हर वक्त आपको यही कहेंगी बेटे ना करो जर्म्स हैं, हाथ धो लो जर्म्स हैं, खाना हाथ धो के खाना जर्म्स हैं। इसका मतलब कि जो ये बैक्टीरियाज या मॉन्ड्रा होती है इसमें एक और काइंड है साइनोबैक्टीरिया भी, वो इसकी काइंड है, इसकी टाइप है। जैसे मैंने आपको बताया था ना क्लासिफिकेशन है, जैसे डॉग्स में क्लासिफिकेशन है कि जी डॉग्स में भी होती है क्लासिफिकेशन कि जी कैट्स में क्लासिफिकेशन होती है कि जी ये पर्शियन कैट है। तो इस तरह बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया भी दो चीज़ें होती हैं। ओके, हम बात कर रहे थे एवरीवेयर की। तो कहाँ पे होते हैं बैक्टीरियाज? हर जगह पे। आप दुनिया में किसी भी कोने पे चले जाएं आपको बैक्टीरिया ज़रूर मिलेंगे क्योंकि ये हर जगह पाए जाते हैं। नेक्स्ट था कि ये अपना फूड खुद नहीं बना सकते, ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते। हमने अभी डिस्कस किया जो इनके अंदर मौजूद सेल है उसमें तो ब्रेन ही नहीं है। जब ब्रेन नहीं होगा तो वो कुछ भी करने का कैपेबल नहीं है, वो बस अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है, उसको मिल गया खाना तो उसने खा लिया, नहीं मिला तो वो मर गया। ये डिपेंडेंट होते हैं दूसरी चीज़ों के ऊपर। जैसे कि आपको पता है कि ये पेट में चले जाते हैं तो बच्चों का पेट ख़राब हो जाता है, तो ये पेट में जाके अपने घर बना लेते हैं और खाना खाना शुरू कर देते हैं। ओके, हमारी थी किंगडम मॉन्ड्रा, सबसे छोटी किंगडम थी। ये यूनिसेलुलर होती है, खाना खुद नहीं बना सकती है, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता और ये हर जगह मौजूद होती है। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोटिस्टा। आपने इसका नाम कम सुना होगा, एक आधी इसमें जो चीज़ है उसका नाम सुना होगा या शायद ना सुना हो। ओके, तो ये माइक्रोस्कोपिक है, यानी कि माइक्रोस्कोपिक, माइक्रो का मतलब होता है बहुत छोटा, इतना छोटा जो आंखों से नज़र ना आ सके। माइक्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम उन चीज़ों को देखते हैं जो हमें नज़र नहीं आ सकती। तो इसका मतलब प्रोटिस्टा एक ऐसी किंगडम है या एक ऐसी क्लासिफिकेशन है जो कि हमें अपनी नेकेड आई से नज़र, नेकेड मतलब खुली आंख से नज़र नहीं आ सकती। उसके लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं माइक्रोस्कोप। तो इसलिए हमने इनका नाम ही माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म रख दिया। ऑर्गेनिज्म मतलब जानदार। तो प्रोटिस्टा क्या हो गए? माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। और ये भी यूनिसेलुलर हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये सारे के सारे ही यूनिसेलुलर हों, कुछ मल्टी सेलुलर भी होते हैं, यानी कि इनमें दो काइंड्स आ जाती हैं, कुछ यूनिसेलुलर और कुछ मल्टी सेलुलर। इसमें एक हमारे पास जो है वो एग्जांपल है अमीबा। आप देख रहे हैं इसके डिफरेंट छोटे छोटे पाँव हैं, ठीक है। अगर ये कट जाता है तो ये ग्रो कर जाता है, जो कहते हैं सूडोपॉड्स, और ये यूनिसेलुलर है, मतलब ये एक ही है और ये नज़र नहीं आता। इस तरह मल्टी सेलुलर भी हैं, कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं हमारे पास, स्पायरोजेरा। फिर हमारे पास एक और ना कॉकरोच टाइप से स्ट्रक्चर होता है ऐसे करके यूँ,
उसके ऐसे करके विंग्स होते हैं। तो ये हमारे पास क्लेमोडोमोनास होता है, दिस इज़ ऑल्सो यूनिसेलुलर। लेकिन स्पैरोजारा जो होता है ना वो लंबा लंबा सा होता है, थ्रेड्स में, धागों की तरह का, और जो वो होता है वो मल्टीसेलुलर होता है। इनके पास, इनकी बॉडी में या तो सूडोपॉड इनके पाँव होते हैं छोटे छोटे से, जिससे ये अपनी बॉडी को मूव करते हैं। यहाँ सीलिया होते हैं, सीलिया का मतलब होता है बारीक बारीक से थ्रेड्स यूँ, जिससे अपनी बॉडी को मूव कर सकते हैं, ठीक है। सीलिया एंड सूडोपॉड्स आर देयर फीट्स, ठीक है, दे वर्क एज देयर फीट्स। उसके बाद यूकैरियोट है, यूकैरियोट इज साइलेंट। यूकैरियोट्स का मतलब होता है दे डू हैव न्यूक्लियस, यानी कि इनके अंदर जो मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर होंगे उनमें न्यूक्लियस होगा। आपने देखा होगा कि ये जो अमीबा है इसके अंदर दरमियान में एक सेंटर में इसका एक ब्रेन है, ये इसका न्यूक्लियस है। इस तरह क्लेमोडोमोनास में ये इसका न्यूक्लियस है, ठीक है। तो मोनरा में नहीं था हमारे पास, तो मोनरा को हम नो न्यूक्लियस के अलावा प्रोकैरियोट्स भी कह सकते हैं, लेकिन इसको यूकैरियोट कहते हैं बिकॉज इसमें न्यूक्लियस होता है। इस तरह हमारे सेल्स भी यूकैरियोटिक हैं, एनिमल्स के भी, प्लांट्स के भी। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास था क्लोरोफिल। वो कह रहा है कि इसके अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है। हमने हमेशा याद रखना है कि जब भी हम कह देंगे ना कि किसी चीज़ में क्लोरोफिल है, इट मीन्स दे कैन मेक देयर ओन फूड, वो अपना खाना खुद बना सकते हैं। और मोस्टली अगर आप अपनी बुक में इसकी कलर्ड पिक्चर्स देखें तो वो ग्रीन ग्रीन सी हैं, इट मीन्स कि इसके अंदर क्लोरोफिल है। तो क्लोरोफिल जो होता है वो एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, और जिस भी चीज़ में मौजूद होता है वो क्या होती है, ग्रीन। तो इसके अंदर क्लोरोफिल है, इट मीन्स ये अपना खाना खुद बना सकते हैं। क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट था जो हेल्प करता है किसी भी ऑर्गेनिज्म को अपना खाना खुद बनाने में, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड सनलाइट। यानी कि इनको अगर हम वाटर दे देंगे तो ये क्या हो जाएंगे, अपना खाना खुद बनाने के काबिल हो जाएंगे, और ये अपना खाना खुद बना सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। नेक्स्ट हमारे पास जो किंगडम है वो है फंजाई। फंगी भी बोलते हैं उसको, फंजाई भी बोलते हैं, बोथ आर एक्यूरेट प्रोनाउंसिएशन। ओके, फंजाई में हाइफीज होते हैं, जैसे में सूडोपॉड्स थे और सीलिया थे ना उसके फीट, इस तरह में हाइफी होते हैं। दिस इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, लाइक दिस, छोटे छोटे से बारीक बारीक से थ्रेड्स होते हैं। और यूनिसेलुलर अगेन हमने अभी बात की थी कि जिसमें वन सेल होता है। मल्टी सेलुलर, मल्टी का मतलब होता है ढेर सारे, यानी कि इसमें दोनों टाइप्स हैं, अगेन यूनिसेलुलर भी हैं और मल्टी सेलुलर भी हैं। नेक्स्ट है फिलामेंटस, तीसरी भी टाइप है इनकी एक, फिलामेंट। फिलामेंट का मतलब होता है कोई लंबा सा धागा या डंडा टाइप, ठीक है। तो फिलामेंटस है, यूनिसेलुलर भी है, मल्टी सेलुलर भी है। इसका मतलब इसकी किंगडम में, फंजाई की किंगडम में बहुत ज़्यादा टाइप्स है। ओके, फिलामेंटस हो गए। लैक क्लोरोफिल, लैक का मतलब होता है कमी होना, ना होना, ठीक है। इसका मतलब इसमें तो क्लोरोफिल था, खाना बना लिया। अगर फंजाई लैक क्लोरोफिल तो फिर इसका मतलब फंजाई अपना खाना खुद नहीं बना सकती। अब फंजाई का एक अपना तरीका है खाना बनाने का। आप क्या करते हैं, अपने हाथ पे लोशन लगाते हैं, उसको रब करते हैं और लोशन गायब हो जाता है, और आप कहते हैं कि जी हमारी स्किन ने जो है वो लोशन को एब्जॉर्ब कर लिया है। तो उसका क्या मतलब होता है कि हमारी स्किन में बहुत बारीक बारीक से जहाँ पोर्स होते हैं, और वो पोर्स उन लोशन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब हमारे पास जो फंजाई है वो क्या करती है, जिस भी चीज़ के ऊपर ये होती है ना, इसकी बॉडी में से एक केमिकल निकलता है, एक्सक्रीट करती है। एक्सक्रीट मतलब निकालती है, अपनी बॉडी से एक केमिकल निकालती है जिसको हम कहते हैं एंजाइम। क्या बोलते हैं, एंजाइम। वो जो एंजाइम होता है ना, केमिकल, वो जब जिस चीज़ के भी ऊपर होगा ना, ये उसको मेल्ट करना शुरू कर देगी। लेट्स सपोज अगर मेरे हाथ पे फंगस लगी है तो वो मेरी स्किन को एंजाइम्स निकाल के ना लिक्विड सा तो मेल्ट करना शुरू कर देगी। जब मेरी ऊपर वाली स्किन मेल्ट हो जाएगी तो ये फंजाई उसको अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर लेगी। जैसे हमारी बॉडी लोशन को एब्जॉर्ब करती है, फंजाई हमारी बॉडी में से फंजाई जो है वो हमारी बॉडी को एब्जॉर्ब कर लेगी विद द हेल्प ऑफ दैट केमिकल, जिसका नाम हमने क्या रखा है, एंजाइम, ठीक है। और उसके बाद यही इसका खाने का तरीका है, और इसने इसी तरह से खाना है। आपने देखा होगा कि आपकी ब्रेड के ऊपर ग्रीन कलर की फफूंदी सी लग जाती है, इसको हम कहते हैं राइजोफस, ठीक है। इसी तरह आपने यीस्ट सुना होगा, यीस्ट जो होती है वो तमाम बेकिंग प्रोडक्ट्स में यूज़ हो रही होती है। तो देखें, फंजाई सिर्फ नुकसानदायक नहीं है, हेल्पफुल भी है, बिकॉज तमाम बेकरी के प्रोडक्ट्स में जो है ये हमारे पास यूज़ हो रही है। उसके बाद हमारे पास मशरूम जो हमारे सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, आपको नज़र आते होंगे हमारे पिज़्ज़ाज़ में। तो मशरूम भी एक टाइप ऑफ फंजाई है, लेकिन तमाम मशरूम्स नहीं खाते हम, कुछ टाइप्स हैं मशरूम्स की जो एडिबल होती हैं और उसको हम खा लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास होगी किंगडम फंजाई। हमारी जो नेक्स्ट किंगडम है वो प्लांटी है। अब इस किंगडम के बारे में आपने सुना होगा और आप इससे बहुत फेमिलियर होंगे, और एनिमिलिया से भी, ठीक है, एनिमिलिया सॉरी इधर। तो प्लांट जो हैं वो तमाम किस किंगडम में लाई करते हैं, प्लांटी में। पहले तो है कि इसमें प्लांट्स होते हैं, यूकैरियोट। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जी इन दो किंगडम्स के अलावा तमाम के सेल्स में न्यूक्लियस होता है, तो वो यूकैरियोटिक हैं।
उसके बाद क्लोरोफिल, हम ऑलरेडी डिस्कस अभी 2 मिनट पहले किया कि क्लोरोफिल हेल्प करता है तमाम उन ऑर्गेनिजम्स को जिनके अंदर क्लोरोफिल हो, वो उनको हेल्प करता है कि वो वाटर और इन दी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट अपना खाना बना लें। होता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड इज़ अ गैस, जैसे ऑक्सीजन होती है हम लोग इनहेल करते हैं और हमें उनकी ज़रूरत होती है, इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड भी एक गैस है जिसकी ज़रूरत होती है हमारे पास हमारे प्लांट्स को, और वाटर हमें उनको देना पड़ता है और वो हमें क्या देती है, फूड एंड ऑक्सीजन। लेकिन वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का तभी फ़ायदा होगा जब सनलाइट भी होगी और उसमें क्लोरोफिल भी होगा। खाली वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बना सकते प्लांट्स का खाना और उनकी ऑक्सीजन। इसीलिए हम कहते हैं कि प्लांट ज़्यादा से ज़्यादा लगाओ, बिकॉज प्लांट ने बाहर निकालनी होती है ऑक्सीजन, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, जिसकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास एनिमिलिया। एनिमिलिया मतलब तमाम एनिमल्स जिस किंगडम में लाइक करते हैं वो है एनिमिलिया। इसके 3 ही पॉइंट्स हैं और वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हम रिपीट करते हैं, एनिमिलिया में मल्टी सेलुलर, यानी कि इसमें यूनिसेलुलर वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये तमाम मल्टी सेलुलर होंगे, बिकॉज एनिमल्स हमें सब नज़र आ रहे होते हैं। कोई ऐसा एनिमल नहीं है जिसको हम कहें जो हमें नज़र ही नहीं आ रहा, ठीक है। यूकैरियोट मतलब ज़ाहिर बात है उसमें बहुत सारे सेल्स हैं, और मैंने पहले ही भी बताया कि प्लांट्स और एनिमल्स और ह्यूमंस के तमाम सेल्स जो होते हैं उनके पास न्यूक्लियस होता है, ठीक है। उसके बाद होलोजोइक मॉड, दिस इज़ द न्यू थिंग। जैसे हमने अभी पढ़ा एब्जॉर्प्टिव मॉड ऑफ न्यूट्रिशन, इसी तरह हमारे पास है होलोजोइक मॉड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक मॉड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, जो हमारा है, जो हम ह्यूमंस का है। हम खाना खाते हैं और खाना ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होता है, जैसे कि हमने फसलें उगाई हैं या चलो हमने पका भी लिया, लेकिन एनिमल्स तो ऐसे ही खा लेते हैं, मीट खा लिया या वेजिटेबल्स खा ली या कुछ भी खा लिया। उसको जब वो खाते हैं तो अपनी बॉडी में ले जाते हैं, जो कि स्टमक में जाके डाइजेस्ट हो जाता है। वो जो डाइजेस्टेड फूड होता है ना, कुछ तो एक्सक्रीट कर देते हैं। जो डाइजेस्टेड फूड होता है, जो हेल्पफुल होता है, जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो तमाम जो खाना है वो हमारे ब्लड में शामिल होता है और हमारे में एनर्जी आती है। तो हमारा खाना डायरेक्टली तो नहीं लेकिन इनडायरेक्टली किस में शामिल हो जाता है, ब्लड में। तो ये जो सारा प्रोसेस हम पढ़ रहे हैं कि खाना खाना, उसका डाइजेस्ट होना और फिर हमारे ब्लड में शामिल हो जाना, इसको हम बोलते हैं होलोजोइक मॉड ऑफ न्यूट्रिशन। ओके, तो ये थी हमारी 5 किंगडम्स। तो हमारी 5 किंगडम्स यहाँ पे डिस्क्राइब्ड हो गई। हमने पढ़ा कि वो कैसे खाना खाते हैं, हमने भी देखा कि उनकी बॉडी कैसी है, हमने देखा वह यूनिसेलुलर हैं, मल्टी सेलुलर हैं, प्रोकैरियोटिक हैं, यूकैरियोटिक हैं, क्लोरोफिल है कि नहीं है उनमें, ये सब बातें पढ़ ली। अब हमने करना है एनिमिलिया को। बाकी सारी किंगडम्स को नहीं हम डिस्कस कर रहे, हम अभी सिर्फ एनिमिलिया को फर्दर डिस्कस करेंगे। हम फर्दर इसको डिवाइड करेंगे, जैसे कि डॉग्स को हमने फर्दर डिवाइड किया उनकी डिफरेंट नस्लों के अंदर कि जी इतनी इतनी इसमें नस्लें आ रही हैं, ये जो चीज़ें होती हैं। कुछ डॉग्स के बड़े हेयर्स होते हैं, कुछ के छोटे होते हैं, कुछ जो हैं वो बहुत ज़्यादा वफादार होते हैं, कुछ वफादार नहीं होते हैं। अच्छा, इस तरह क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स में हमारे पास 2 टाइप्स आ जाएंगी। कुछ एनिमल होते हैं वर्टिब्रेट्स और कुछ होते हैं इनवर्टिब्रेट्स। ओके, हमने 4th क्लास में भी ये कॉन्सेप्ट दिया हुआ है कि क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स जो हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक तो वर्टिब्रेट्स और एक इनवर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनकी बैकबोन होती है, जैसे कि कैट, डॉग और काऊ, हैन, कोई भी हो, इन सबकी बैकबोन्स होती हैं। कुछ हमारे पास होते हैं इनवर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स वो तमाम एनिमल्स हैं जिनके पास बैकबोन नहीं होती। आपको पता है कि बैकबोन हमें हेल्प करती है खड़े होने में। तो अगर हम एग्जांपल्स में भी देखें तो जो हमारे पास कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो कि खड़े नहीं हो सकते, जो कि रेंगते हैं, तो उनके पास बैकबोन नहीं है, और जो खड़े हो सकते हैं उनके पास बैकबोन है। जैसे कि हमारे पास भी बैकबोन है और वो हमारी हेल्प करती है खड़ा होने में, ठीक है। तो वर्टिब्रेट्स वो एनिमल्स हैं जिनके पास बैकबोन है, और इनवर्टिब्रेट्स वो एनिमल्स हैं जिनके पास बैकबोन नहीं है। नंबर 1 पे हमारे पास आ जाती है फिश। हम सब ने फिश को देखा हुआ है, हम सब इससे फेमिलियर हैं। आज हम पढ़ेंगे कि इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और दिस इज ऑल्सो योर लॉन्ग क्वेश्चन, और वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स ये भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अब हमने क्या जो नंबर 1 पॉइंट देखा, वो देखा कि इसकी बॉडी के ऊपर ऐसे गोल गोल से स्केल्स होते हैं, यूँ उसकी बॉडी के ऊपर, पूरी के ऊपर। अगर कभी मछली को कटते हुए देखा हो तो आपने देखा होगा कि वो जो स्केल्स होता है उसमें से निकाल रहे होते हैं। वो बेसिकली उसकी बॉडी की प्रोटेक्शन के लिए होते हैं कि उसकी स्किन थोड़ी हार्ड हो जाती है, जिससे वो बहुत सारी चीज़ों से बच सकती है।
उसके बाद इसके गिल्स होते हैं। आपको पता है कि मछली पानी में रहती है और आपको पता है कि हम लोग जो सांस लेते हैं वो हवा में ले रहे हैं। हम लोग कहते हैं कि हम सांस लंग से ले रहे हैं, पर मछली और हम पानी में जाके सांस नहीं ले सकते। लेकिन जो फिश होती है उसने तो पानी में रहना होता है, तो इसकी बॉडी में लंग्स नहीं होते। एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जो इसकी हेल्प करता है कि ये पानी के अंदर रहते हुए सांस ले सके, और वो जो स्पेशल स्ट्रक्चर है उसका नाम होता है गिल्स। क्या नाम होता है? गिल्स। गिल्स उसकी हेल्प करते हैं सांस लेने में। उसके बाद है फिन्स। जो फिन्स होते हैं वो इसका अपर पार्ट होता है, ये वाला पार्ट। ये इसकी हेल्प करता है स्विमिंग करने में, साथ ही इसकी टेल भी इसकी हेल्प करती है स्विम करने में। कुछ जो होती हैं हमारे पास फिशेस, उनके ऊपर नहीं होता फिर, नीचे ही 2 फिन्स होते हैं जिससे वो स्विम कर सकती हैं। कुछ के अंदर ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और नंबर 1 बात थी हमारे पास कि इसके पास गिल्स हैं, फिन्स हैं, टेल्स हैं। नंबर 2 बात कि ये अंडे देती है, दे ले एग्स, ठीक है। फिशेस हमेशा अंडे देती हैं। दूसरी बात ये है स्ट्रीमलाइन बॉडी। स्ट्रीमलाइन बॉडी का मतलब होता है इनकी इस शेप की बॉडी है, ट्रायंगुलर। आपने देखा होगा आगे से नोकीली और पीछे से जाके बड़ी हो जाती है। हमने इसी शेप को देखते हुए अपने फिशेस और अपने एरोप्लेन्स बनाए। स्ट्रीमलाइन का मतलब होता है कि अगर इसकी बॉडी इस तरह होगी तो इसको पानी को ज़्यादा फोर्स लगा के मूव करना पड़ेगा, ठीक है। अल्लाह ताला ने इसकी बॉडी को यूँ बनाया ताकि ये पानी को चीरती भी उसमें से गुजर सके। अगर पानी बहुत भी स्पीड में होता है तो जो फिशेस होती हैं वो उसमें तैर जाती हैं। आपने देखा होगा कि जो ट्राउट फिश होती है वो तो इतनी पावरफुल होती है कि अगर पानी ऊपर से आ रहा है ना तो वो उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में भी स्विम कर सकती है। तो किस लिए? अल्लाह ताला ने इनकी बॉडी को इस तरह से शेप की है, और इसी बॉडी को कॉपी करते हुए हमने अपने शिप्स और अपने एरोप्लेन्स बनाए हैं। स्ट्रीमलाइन बॉडी का मतलब होता है ऐसी बॉडी, ठीक है, जो आगे से बिल्कुल कम हो, जिसका एरिया बहुत कम हो आगे से, और पीछे से एरिया ज़्यादा हो, ताकि उसको एकदम से पानी को फोर्स ना लगानी पड़े, बल्कि पहले वो कम फोर्स लगाए और फिर पीछे वाली बॉडी से ज़्यादा फोर्स लगानी पड़े। तो ऐसी अगर बॉडी होगी तो हवा को और पानी को काट के चलना आसान हो जाएगा। स्केल्स से इसकी बॉडी में हमने आपको बताया कि वो उसकी हेल्प कर रहे हैं उसको क्या करने में, अपनी प्रोटेक्शन करने में। गिल्स जो हैं वो स्पेशल स्ट्रक्चर्स हैं फॉर ब्रीदिंग। नेक्स्ट हमारे पास है एम्फीबियंस। ये बड़ी स्पेशल टाइप की एक हमारे पास स्पेशल टाइप के एनिमल्स होते हैं, और ये भी वर्टिब्रेट्स ही हैं। अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन में इसका आंसर लिखेंगे तो पॉइंट तो सबसे पहले यही होगा कि एम्फीबियंस आर द वर्टिब्रेट्स, ठीक है। ये वर्टिब्रेट्स होते हैं और इनका स्पेशल करैक्टर ये है कि ये पानी में भी रहते हैं और ज़मीन पे भी रहते हैं। अब इनकी बॉडी में वक्त के साथ साथ चेंजेस आते हैं। जैसे हमारी बॉडी है, हम छोटे होते हैं और हमारी बॉडी ग्रोथ करती है तो हम बड़े हो जाते हैं, हमें अक्ल आ जाती है, हम चीज़ों को समझने लग जाते हैं। तो इनकी बॉडी में चेंजेस ये आते हैं कि जब ये छोटे होते हैं, हम एग्जाम्पल ले लेते हैं फ्रॉग की। आपने देखा होगा कि फ्रॉग जो है वो पानी में जाके अंडे देता है, ठीक है, और फ्रॉग के एग्स बहुत सॉफ्ट होते हैं क्योंकि वो पानी के अंदर होते हैं। जब पानी में जाके वो अंडे देता है तो कुछ दिन के बाद उस पानी में जो अंडा होता है ना वो एक टैडपोल बन जाता है यूँ करके, उसका भी ना एक फिन तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है। ये देखिए ऐसे करके ये टैडपोल सा बन जाता है। तो जो ये नीचे वाला स्ट्रक्चर है ये इसके फिन्स की तरह काम करता है और उसको हेल्प करता है कि ये तैर सके, और बड़ी तेज़ी से ये पानी में तैर रहा होता है। लेकिन उस वक्त इसकी बॉडी में मछलियों की तरह गिल्स होते हैं, बिकॉज इसने पानी में रहना होता है, और पानी में ये किस तरह सांस लेगा? विद द हेल्प ऑफ अ स्पेशल स्ट्रक्चर कॉल्ड एज गिल्स। लेकिन जैसे जैसे ये बड़ा हो जाएगा और ये थोड़ा छोटा सा फ्रॉग बन जाएगा तो ये पानी से बाहर आ जाता है। अब पानी से बाहर आ जाएगा तो गिल्स तो इसकी हेल्प नहीं करेंगे सांस लेने में, तो ये तो मर जाएगा। तो उसके लिए इसकी बॉडी में चेंज ये आता है कि इसके बॉडी में आहिस्ता आहिस्ता लंग्स बन रहे होते हैं जब ये पानी में होता है, और जब ये बाहर निकलता है तो वो लंग्स प्रॉपर बन चुके होते हैं, और पानी से बाहर निकलते ही ये किससे लेता है सांस? अपने लंग्स से। तो इसकी बॉडी में क्या चेंजेस आए? टैडपोल से वो फ्रॉग बना, गिल्स से उसके अंदर क्या पैदा हो गए? गिल्स की बजाय उसके अंदर पैदा हो गए लंग्स, ठीक है। इसके बहुत सॉफ्ट होते हैं, इसकी डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। स्टेजेस वही जो हमने अभी डिस्कस किए हैं कि एक स्टेज वो थी इसकी ज़िंदगी की जो इसने पानी में जो गुजारी, और आगे की जो तमाम ज़िंदगी है वो कहाँ गुजारेगा? ये लैंड के ऊपर। लेकिन ये पानी में भी कभी कभी जा सकता है बिकॉज गिल्स तो होते हैं ना इसमें। उसके बाद हमारे पास एक दूसरी टाइप आ जाती है रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स में आपने ऐसे जानवर देखे होंगे जिनकी बॉडी बहुत सख्त और हार्ड होती है, जैसे कि एलिगेटर हो गया, टर्टल हो गया। आपने डिफरेंट लिजर्ड्स देखी हुई जिनकी बॉडी बड़ी हार्ड होती है और स्केल से बने होते हैं। तो उनकी बॉडी की जो उनको देखते ही हम पहचान सकते हैं वो किस तरह की बॉडी बड़ी ड्राई है, खुश्क सी है, ठीक है। थिक है, बहुत थिक मतलब मोटी चमड़ी है उनकी। स्केली मतलब स्केल्स बने, जैसे देखें इसकी बॉडी पे स्केल बने हुए हैं और बड़ी हार्ड होती है इसकी बॉडी।
अच्छा, और इनके एग्स भी बहुत हार्ड होते हैं। ये जो होते हैं अपने अंडे देते हैं ज़मीन के ऊपर, उनके अंडे बहुत हार्ड होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि मुर्गी के अंडे का बाहर वाला स्ट्रक्चर काफ़ी हार्ड होता है, इस तरह इनका स्ट्रक्चर हार्ड होता है। जो हमारे पास डायनासोर्स थे ना, वो भी इसी कैटेगरी में फॉल करते थे। और नंबर 1 बात कि ये वर्टिब्रेट्स हैं। ड्राई थिक स्केली स्किन, एग्स जो होते हैं बहुत हार्ड होते हैं। 4 लिम्स होते हैं, नहीं देखें इसके 4 लिम्स हैं। लिम्स मतलब पैर की तरह की शक्ल होती है पर प्रॉपर पंजा नहीं बना होता, ठीक है। तो इसके लिम्स हैं, ठीक है, किसी के होते हैं किसी के नहीं होते। लिम्स जो थे ये टर्टल में हैं लिम्स, स्नेक्स है उसमें लिम्स नहीं है। टर्टल के 4 लिम्स हैं। लिम्स मैंने भी आपको बताया ऐसे पाँव जो कि हेल्प करते हैं चलने के लिए, लेकिन प्रॉपर एक पंजा नहीं बना होता, जैसे मुर्गी का पंजा होता है, जैसे बाकी जानवरों के पंजे बने होते हैं, हाथ बने होते हैं। और कुछ के नो लिम्स, और नो लिम्स की कैटेगरी में हमारे पास आएगा स्नेक। अच्छा, और इनके पास लंग्स होते हैं, बिकॉज हमें पता है कि ये जो स्नेक है, टर्टल है, डायनासोर है, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो ज़मीन पे रहती हैं, तो ऑब्वियसली इनमें लंग्स ही होंगे। आपको खुद भी आइडिया होना चाहिए कि ऐसी तमाम चीज़ें जो कि ज़मीन पे रह रही हैं उनके अंदर लंग्स होंगे, और जो पानी में रह रही हैं उनके अंदर गिल्स होंगे। ओके, हमारे पास एक बड़ी कॉमन और आपको तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा पता होगा, बर्ड्स। नेक्स्ट जो हमारी कैटेगरी है वो है बर्ड्स। बर्ड्स के पास फेदर्स होते हैं, फेदर्स मतलब पर होते हैं। विंग्स, फेदर्स का मतलब होता है पर जो छोटे छोटे उसकी बॉडी पे लगे होते हैं, और विंग्स का मतलब होता है वो स्ट्रक्चर जो परों से ढका होता है लेकिन उसकी हेल्प करता है फॉर फ्लाइंग। बीक मतलब इनकी चोंच होती है, छोटी सी नोकीला सा और सख्त मुंह होता है इनका, जिससे ये खाना खाते हैं, अपने बाकी के काम करते हैं। हॉलो का मतलब होता है खोखला। होलो बोन्स का मतलब होता है खोखली हड्डियाँ। जैसे हमारी हड्डियाँ जो होती हैं बड़ी स्ट्रॉन्ग हैं और बड़ी सॉलिड है, और हमारा वेट भी होता है 50 किलो 60, मतलब वेटेड है हम लोग। लेकिन होलो बोन्स का मतलब होता है ऐसी हड्डियाँ जो अंदर से खोखली हैं, ठीक है, सख्त नहीं है, मतलब हड्डियाँ तो हैं लेकिन बड़ी नाजुक हैं, कमज़ोर सी हैं। और आपने देखा होगा कि बर्ड्स बड़े नाजुक होते हैं, लाइट वेट होते हैं, तो वो इसी वजह से होते हैं कि उनमें हड्डियाँ तो मौजूद हैं लेकिन वो हॉलो हैं, खोखली अंदर से, लाइट एंड वेट हैं, और इसलिए हैं ताकि ये उड़ सके। इनकी बॉडी में एयर सैक्स होते हैं, मतलब कि ये अपने परों के अंदर हवा भर लेते हैं या हवा भर सकते हैं जब उड़े होते हैं। उससे क्या होता है, इनकी हेल्प होती है ज़्यादा उड़ने में। तो होलो बोन्स और एयर सैक्स में यही इसकी हेल्प हो रही होती है कि ये बहुत अच्छा फ्लाई कर सकते हैं। ओके, इनमें लंग्स होते हैं। हमें सबको पता है कि जो बर्ड्स हैं वो तो ज़मीन पे रहते हैं, पानी में तो कोई बर्ड नहीं रहता, तो उन सबके पास क्या होंगे, लंग्स फॉर रिस्पायरेशन। खाना जो है ये दूसरों पे डिपेंडेंट है। ओके, ऑलमोस्ट तमाम एनिमल भी दूसरों पे डिपेंडेंट है, कोई भी अपना खाना खुद नहीं बना सकता। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है इसकी टाइप्स। हमारे पास 2 तरह की टाइप्स होती हैं बर्ड्स की। एक ऐसी टाइप होती है जो कि फ्लाइंग होती है, ठीक है, एक ऐसी टाइप थी जो कि फ्लाइंग होती है, जो कि फ्लाई कर सकती है, जैसे कि हमारे पास पैरो हो गई, पैरट हो गया, ठीक है। एक हमारे पास ऐसी टाइप है जो कि फ्लाई नहीं कर सकती। आपने देखा होगा कि जो मुर्गी होती है वो बहुत तेज़ भाग सकती है, हालांकि उसके पास फीदर्स भी हैं, उसके पास विंग्स भी हैं, उसके पास बीक भी है, लेकिन वो भाग सकती है बहुत तेज़, लेकिन चल नहीं सकती, भाग सकती है बहुत तेज़ लेकिन उड़ नहीं सकती, बिकॉज उसके अंदर होलो बोन्स नहीं है, सख्त है उसकी हड्डियाँ, फिर उसमें एयर सैक्स भी नहीं है, और उसके विंग्स भी छोटे होते हैं। तो इन बर्ड्स को हम बोलते हैं रनिंग बर्ड्स। कौन से बर्ड्स हैं ये, रनिंग बर्ड्स। ऐसे बर्ड जो भाग सकते हैं बहुत अच्छा और उड़ नहीं सकते, उनका नाम होता है रनिंग बर्ड्स। और आपने देखा होगा कि जो स्पैरो है वो 2-3 कदम चलती है और फ़ौरन से उड़ जाती है, तो इसका मतलब उसके पाँव उतने स्ट्रांग नहीं है पर उसके बहुत स्ट्रांग विंग्स हैं, यानी कि वो बहुत अच्छा उड़ सकती है। ओके, ये हो गया हमारे पास बर्ड के कैरेक्टरिस्टिक्स। हमने पढ़ लिए फिश के, एम्फीबियंस के, रेप्टाइल्स के, बर्ड्स के, एंड द लास्ट वन इज़ मैमल्स, जो कि हैं हम। तमाम वो चीज़ें जो कि बच्चे देती हैं उनको हम बोलते हैं मैमल्स, ठीक है। जैसे कि मैं कह रही हूँ कि हम लोग मैमल्स हैं, तो अगर आप देखा जाए तो हमारे पास एक ऐसा मैमल है जो पानी में होता है, जैसे कि डॉल्फिन। डॉल्फिन जो होती है वो एग्स नहीं देती है। इसी तरह हमारे पास कैंगरू है। कैंगरू जो होता है वो एक इस टाइप का मैमल है जो कि देता तो बच्चा ही है, लेकिन अपना बच्चा जो होता है वो डेवलप नहीं होता, मतलब प्रॉपर बड़ा नहीं हुआ होता कि वो अपना खाना खुद खा सके या चल फिर सके। तो अल्लाह ताला ने उसका एक सैक बनाया होता है जिसके अंदर अपने बच्चे को कुछ टाइम के लिए रखता है, जब तक कि बच्चा प्रॉपरली डेवलप नहीं हो जाता, और फिर वो उसको बाहर निकाल देता है। इस तरह हमारे पास एक स्पेशल टाइप का मैमल है बैट। बैट जो होती है वो एक ऐसा मैमल है जो उड़ सकता है। वेल्स एंड डॉल्फिन ऐसा मैमल्स हैं जो पानी में रहता है। चिंपैंजीज एक ऐसा मैमल है जो कि इंसान की तरह का दिमाग रखते हैं। इसका मतलब मैमल्स के तो बड़े अच्छे अच्छे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ओके, तो हमारे पास जो मैमल्स होते हैं इनकी पहचान ही होती है कि इनकी बॉडी पे हेयर्स होते हैं या फर होती है। फर का मतलब होता है जो बारीक बारीक से बाल होते हैं पूरी बॉडी के ऊपर, या कहीं कहीं पे हेयर्स होते हैं।
नेक्स्ट उनकी सबसे इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दी कि इनको पहचानने का तरीका ये है कि ये गिव बर्थ टू देयर यंग वंस, छोटे बच्चों को बर्थ देते हैं। दूसरी ये कि इनकी तमाम मदर्स अपने यंग वंस को यानी कि छोटे बच्चों को खुद फीड कराती हैं, और देन इनकी एग्जाम्पल्स को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ओके, सो दिस वॉज अवर टॉपिक। हमने पढ़ना था कि चीज़ों को हमने क्यों क्लासीफाई किया, क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है। सबसे पहले हमने 5 किंगडम बनाई, मोनरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमिलिया एंड प्लांटी। उसके बाद इन तमाम 5 किंगडम्स के हमने कुछ पॉइंट्स पढ़े। इन पॉइंट्स को डिस्कस करने के बाद हमने एनिमिलिया को फर्दर डिवाइड किया 2 टाइप्स में, वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स वो तमाम जानवर होते हैं जिनकी बैकबोन होती है, इनवर्टिब्रेट्स वो जानवर होते हैं जिनकी बैकबोन्स नहीं होती हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा फिश, देन हमने पढ़ा एम्फीबियन, देन हमने रेप्टाइल्स, बर्ड्स और द लास्ट वन मैमल्स। तो ये हमारे पास 5 वो टाइप्स थी जो तमाम वर्टिब्रेट्स हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट लेक्चर होगा, वो रिलेटेड टू क्या होगा, इनवर्टिब्रेट, और उसमें हम प्लांट्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे एंड वी विल एंड अवर चैप्टर। दिस वाज अवर फर्स्ट लेक्चर एंड आई होप यू एंजॉय इट एंड यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल।